घुसपैठियों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पर समय रहते अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश एक देश नहीं बल्कि धर्मशाला बन जाए। जब भी इस मुद्दे पर कोई कदम उठाया जाता है या इसके खिलाफ संज्ञान लेने की कोशिश की जाती है तो हमारे समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है जो इसके विरोध में खड़ा हो जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं एक खास समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है भारत में। अब सवाल ये है कि उनकी आबादी कैसे बढ़ रही है, और कहा यह जाता है कि केवल ये हिंदुओं को बचाने के लिए बीजेपी सरकार बात करती है। सरकार आपकी, कानून व्यवस्था आपकी, क्या आपसे इतना भी नहीं संभल पाएगा? 2047 एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई साहब हमें भारत को विकसित बनाना है। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कहता है 2047 तक भारत पर हमें इस्लाम का शासन करना है। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हमारे देश में घुसपैठियों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पर समय रहते अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश एक देश नहीं बल्कि धर्मशाला बन जाएगा। जब भी इस मुद्दे पर कोई कदम उठाया जाता है या इसके खिलाफ संज्ञान लेने की कोशिश की जाती है तो हमारे ही समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है जो इसके विरोध में खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि भाई ये तो अधिकारों का हनन है, लेकिन सवाल ये कि किस अधिकार की ये बात की जाती है, वो अधिकार जो उन्हें कभी था ही नहीं। एसआईआर की बात हो तो विपक्ष इसके विरोध में खड़ा हो जाता है। ममता बनर्जी ये कहती दिखाई देती है कि भाई अगर बंगाल में एसआईआर हुआ तो दंगे भड़क जाएंगे, लेकिन अब कोई चाहे कितना भी विरोध क्यों ना कर ले, सरकार ने ये ठान लिया है कि घुसपैठियों के खिलाफ अब 3D पॉलिसी अपनाई जाएगी। 3D यानी पहले उन्हें डिटेक्ट किया जाएगा, फिर उन्हें सूची में से डिलीट किया जाएगा और फिर उन्हें इस देश से डिपोर्ट किया जाएगा। यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक आंकड़ा पेश किया। संभवतः वो आंकड़ा आप लोगों ने भी देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राहुल चौधरी। तो राहुल जी, अब आप आंकड़ा देख सकते हैं, इस आंकड़े को देखकर क्या लगता है कि क्या ये किसी सामान्य कारण से संभव है, फर्टिलिटी रेट से संभव है, क्या डेमोग्राफी के साथ ये सीधा सीधा तौर पर खिलवाड़ नहीं लग रहा? देखिए निकिता, ये कोई पहली बार नहीं है कि केंद्र सरकार हो या फिर जो राज्य सरकारें हैं, खासकर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आप देखिए असम सरकार की आप बात कीजिए, वो लगातार इस मुद्दे को बहुत ऊंची आवाज में उठाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो लाल किले से ये कहा था कि ये बहुत बड़ी समस्या है जो डेमोग्राफी कहीं कहीं पर भारत में, वो देखिए क्षेत्र हैं, और आप इस बात को देखिए जहां ये सिलसिला शुरू हो जाता है वहां पर क्या होता है। आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप संभल को देखिए। संभल में 45% हिंदू रहा करते थे, आज वहां 15% नहीं बचे हैं। क्या हुआ? सबसे बड़ी समस्या यही है कि जैसे जैसे आप ये सोचते हैं कि आपको कोई रोकने वाला नहीं है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके साथ में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो खड़े हो जाते हैं। अभी भी देखिए, जब देखिए राम मंदिर बनाने की बात थी तो एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश में ऐसा है जो ये कहता था कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख बता दी, राम मंदिर बन गया, लोग वहां पर आ रहे हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं, बढ़िया दर्शन करके जा रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और भारत की अर्थव्यवस्था, खासकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, वो किस तरीके से बूम कर रही है, ये दिखाता है कि कैसे जो विरासत और विकास उसकी बात की जाती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और अब देश के गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी के सामने आया है, ये आंकड़े सभी के पास में है। लेकिन सवाल ये है निकिता कि इन पर कोई चर्चा नहीं करता है, क्योंकि इन पर चर्चा अगर करने से लोगों को यह लगता है कि भाई साहब उनकी वो जो सो कॉल्ड सेक्युलर वाली जो छवि है वो धूमिल हो जाएगी। अरे भाई साहब, ये बात तो समझनी पड़ेगी कि नहीं समझनी पड़ेगी। कुछ लोग ये कहते हैं एक खास समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है भारत में। अब सवाल ये है कि उनकी आबादी कैसे बढ़ रही है? अगर टारगेट किया जा रहा है तो आबादी क्यों बढ़ रही है? और कहा यह जाता है कि केवल ये हिंदुओं को बचाने के लिए बीजेपी सरकार बात करती है, तो फिर उनकी आबादी घट क्यों रही है? पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 13% थी, आज 2% नहीं बची है। यही कंडीशन बांग्लादेश में भी है, वहां भी कभी 20% के लगभग हिंदू रहा करते थे, आज देखिए ना क्या हालात है। क्या हो रहा है, कारण क्या है?
अब देखिए, अगर वो जितने भी हिंदू वो पाकिस्तान में थे, वो बांग्लादेश में थे, वो भारत में आ गए होते, तो भाई साहब यहां तो हिंदुओं की आबादी बढ़नी चाहिए थी, वो घट कैसे रही है? सवाल ये है निकिता, वहां पे जो अल्पसंख्यक समाज है, जो हिंदू समाज है, उनके साथ में क्या हो रहा है? उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, अवैध धर्मांतरण हो रहे हैं, या फिर अवैध कीजिए जानबूझकर करवाया जा रहा है। यही भारत में भी करने की तैयारी। ये गजवाए हिंद दारुल इस्लाम वाली मानसिकता वाले कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं यहां इस्लाम का शासन हो। 2047 एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई साहब हमें भारत को विकसित बनाना है। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कहता है 2047 तक भारत पर हमें इस्लाम का शासन करना है। वो कौन लोग हैं जो ऐसी मंशा रखते हैं? वो कौन लोग हैं जो घुसपैठियों को यहां बुलाकर उनके आधार कार्ड बनवाते हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं, उनके पैन कार्ड बनवाते हैं और उनके घर बनवाते हैं? क्यों? क्योंकि एक वोट बैंक उनके लिए तैयार हो रहा है। और राहुल जी, देखा जाए तो ये कुछ राज्यों की हम बात कर रहे हैं, चाहे जो भी सीमा से लगते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो राजस्थान और गुजरात भी हमारी सीमा से लगता है, तो वहां पर तो ऐसी कोई स्थिति नहीं देखी जाती। तो ये सीधे तौर पे एक संदेश है कि कुछ नेता ऐसे हैं हमारे देश के जो हमारे देश के खिलाफ ही कुछ ऐसी गतिविधियों को देखिए, केवल सत्ता में आने के लिए, खासकर आप बंगाल को लीजिए, असम में हमने यही देखा। लेकिन जब से वहां बीजेपी सरकार बनी, हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने कितना कंट्रोल किया है। ठीक ऐसे ही हालात बंगाल के हैं। अब लोग तो ये कहते हैं कि भाई साहब सरकार आपकी है, आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा 2016-17 में किरेन रिजिजू उन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर के ये कहा था लगभग 2.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो घुसपैठिए हैं, भारत में रहते हैं। ये 2016 की बात है, तब 2 साल हुए थे यहां केंद्र में बीजेपी को आए हुए। उससे पहले किसकी सरकारें थी? सवाल यह है कि इन मुद्दों पर कौन बात करता था? चुनाव आयोग कह रहा है कि हम एसआईआर करवाएंगे। कौन लोग थे जो सड़कों पर लोगों को उतारने के लिए तैयार हो गए थे? जो लोग ये कह रहे थे कि वोटों की चोरी हो रही है, वोटों की डकैती हो रही है। सवाल ये है वो घुसपैठिए जो यहां भारत में आकर के भारत की जो जनता है, जो भारत के नागरिक हैं, उनके हकों पर डकैती वो लोग डालते हैं और वो उनकी पैरवी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आंकड़े नहीं है तुम्हारे पास में। अरे सरकार ने कहा हम एनआरसी लागू हमने कर दी है, हम ये करेंगे। आपने देखा होगा पूरे देश में कैसे तांडव हुआ था, कैसे वो सांप्रदायिक तनाव वो दंगों में बदल गया था। ज्यादा दूर मत जाइए, ये तो 2019 के बाद की बात है, ये तो 2020 की बात है। कैसे आपने देखा होगा कुछ भी हो, वक्फ संशोधन बिल सरकार लेकर के आई, कानून में बदलाव किया गया। कौन लोग थे जो सड़कों पर थे? कौन सी पार्टी के नेता थे? क्या बात कर रहे थे? संसद में किसने उसका विरोध किया था? मतलब इन्हें देश की जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं है। ये केवल एक खास वर्ग, देखिए वो भी इस देश के रहने वाले लोग हैं। मुस्लिम समाज इस देश में रह गया क्योंकि उन्हें यह लगा कि यही हमारी धरती है। सवाल उनसे नहीं है, सवाल है ये लोग जो बाहर से आकर के यहाँ इस तरह की ये असामाजिक कृत्य करने की कोशिशें करते हैं। जी बिल्कुल, ये उन पर अंकुश लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। देश की सुरक्षा का मामला है, ये केवल घुसपैठियों का मामला नहीं है। और जिन्हें अधिकार नहीं है वोट देने का, तो उन्हें वोट देने क्यों दिया जाए? लेकिन अगर यही बात रख दी जाए तो विपक्ष को खलबली मच जाती है। अब देखिए, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एसआईआर मुद्दा विपक्ष के लिए एक सेफ पॉइंट है कि अगर वोट चोरी का मुद्दा हो, एसआईआर का मुद्दा, एक सेफ पॉइंट हो गया कि अगर वो वोट चुनाव जीत जाते हैं, जैसे अभी बिहार में चुनाव आ रहे हैं, अगर विपक्ष चुनाव जीत जाता है तो वो कहेंगे देखिए हमने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है कि हमने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, बीजेपी का पर्दाफाश हो गया। और अगर नहीं जीतते हैं तो वो ये कह देंगे कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, इसलिए हम नहीं जीत पाए। देखिए, ये तो हर चुनाव से पहले आप देखते हैं जी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए निकिता, कांग्रेस पार्टी ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐसे जी। उनके नेता ये हम जीत गए, सिस्टम हमारा है, सरकार भले ही तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। उन्हें ये लगा जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी उसे सरकार बनाने के लिए घटक दलों का सहारा लेना पड़ा। उन्हें यह लग रहा था जो घटक दल हैं एनडीए के साथ में, उनको ये मना लेंगे, जैसे तैसे करके वो इनके साथ में आ जाएंगे। देखिए ना, अरे नीतीश कुमार
उनको ये संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक, वो नीतीश कुमार जिसने इंडिया गठबंधन बनाया, जिसने उसको एक प्रारूप दिया, जब बारी आई कि भाई साहब कोई पीएम फेस आप डिक्लेयर कीजिए या कम से कम आप संयोजक तो बना दीजिए, कोई चेयरपर्सन तो हो जो उसको संभाल सके। नीतीश कुमार, भाई सीधी सी बात है, क्योंकि उन्होंने एक आगे बात को बढ़ाया तो उन्हें लग रहा था कि मेरा नाम आएगा, लेकिन क्या किया, ये लोग नहीं तैयार हुए। लेकिन चुनाव जैसे ही बीजेपी एनडीए गठबंधन जीत गया, इन्होंने तुरंत कह दिया नीतीश कुमार को बनाएंगे प्रधानमंत्री, नीतीश जी आ जाइए। ये क्या है? ये दर्शाता है इन लोगों की मानसिकता क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। वही तो योगी कहते हैं, इस देश को कितना बांटोगे, कितना बांटोगे। अरे बटे थे तो गुलाम बने थे, अरे बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे, ये फिर से बांटने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है राहुल जी, जब किसी ऐसे नेता की मुंह से ये बात सुनी जाए जो इनके हाथ में सत्ता है। अब देखिए ममता बनर्जी ने किस तरीके से कल वो बयान दिया कि अगर बंगाल में एसआईआर होती है तो आगजनी होगी, दंगे भड़केंगे और हम किसी भी कीमत पर एसआईआर नहीं होने देंगे। अरे तो भाई ये बताइए, सरकार आपकी, कानून व्यवस्था आपकी, क्या आपसे इतना भी नहीं संभल पाएगा? देखिए बंगाल की तो क्या बात करें निकिता, बंगाल में ममता बनर्जी को पता है कि उनके वोटर्स कौन हैं, और समस्या इस बात की है कि वहां जो हिंदू समाज के लोग हैं वो डर के वोट करते हैं। कल ममता बनर्जी ये बात करती हुई दिखाई देती है कि भाई ये तो अनुसूचित जाति और क्या कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध सबकी बात हो रही है, लेकिन कभी ममता बनर्जी को इन लोगों के बारे में बात करते हुए देखा नहीं। सवाल तो यही है, समस्या तो यही है। अब देखिए लंबे समय से राज कर रही हैं बंगाल पर, दुनिया भर की बातें बताती हैं, लेकिन बंगाल से एक उदाहरण तो ऐसा पेश कर देते कि बंगाल को हमने देखे विकसित बना दिया जी। बंगाल में हमने सबको शिक्षा दे दी, बंगाल में हमने सबको नौकरी दे दी। एक उदाहरण तो वहां से पेश कर, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके आप चाहते हैं कि लगातार आप सत्ता में बने रहें। अब देखिए बिहार से शुरुआत हुई तो बिहार में केवल ये जो समस्या है, ये 4-5 जिलों की जो सीमांचल क्षेत्र है, ये वहां की समस्या है, लेकिन बंगाल में ये बहुत बड़ी समस्या है। बंगाल में बताया जा रहा है कम से कम 3 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम कट सकते हैं जी। ये किसके वोटर हैं? क्या होगा भाई? एक बड़े वोट बैंक को झटका लगने वाला है कहीं ना कहीं। और देखिए अभी तक क्या होता है, बंगाल में हिंदू डर के वोट करते हैं टीएमसी को, लेकिन जब ये संदेश जाएगा, गृह मंत्री ने कहा करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। ये तो दीदी कहती थी कि हम सीए लागू नहीं होने देंगे। अरे भाई केंद्र सरकार ने संसद से पास कर दिया कानून, आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप संविधान को बचाने की बात करते हैं, उसी को पढ़ लीजिए, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इनके खिलाफ, इनके मुताबिक संविधान को खतरा है, इनके मुताबिक सारी जितनी भी संस्थाएं हैं वो गलत करती हैं। अब आप कल ही देख लीजिए जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा कि भाई जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं वहाँ के पश्चिम बंगाल के मनोज अग्रवाल, उनके खिलाफ भी उनके पास कई ऐसे सबूत है जिनका खुलासा अगर वो करेंगी तो वो हड़बड़ा जाएंगे, वो बौखला जाएंगे। लेकिन कर क्यों नहीं देती मैं यही बोलने वाली हूँ कि वो सही समय का इंतजार करते हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, नहीं आता कि विपक्ष किस समय का इंतजार। चुनाव बता रही है, चुनाव आयोग जो है उनके खिलाफ में इनके पास में सबूत हैं, दे दीजिए, दे दीजिए। अभी तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बहुत सारे सबूत दिए थे, हाइड्रोजन बम भी अभी तक आया। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारे सबूत दिए थे, ये कहा था कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, कहा कि आप हलफनामा दे दीजिए, तो नहीं दे पाए। समस्या इसी बात की है, हलफनामा अगर दे देंगे तो पता है कि भाई साहब आप गलत कर रहे हैं, कोर्ट में जाओगे तो फिर बख्शे नहीं जाओगे। इनके हालात वैसे ही हैं, इन्हें पता चल चुका है कि अब आपके साथ में वहां खेला होने वाला है। खेला ये जो वहां की जनता के साथ में कर रहे थे लोग, ये पहले वामपंथी सरकारें वहां पर रहीं, उसके बाद में अब दीदी की सरकार है, लगातार चल रही है सरकार, लेकिन अब समय आ गया है कि वो जो अभी तक चल रहा था उन सब से पर्दा उठाने का, इसकी तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। और गृह मंत्री जो कह रहे हैं उस बाबत देश के प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार बोल चुके हैं, और अब देखिए ये फुल एंड फाइनल वाली स्टेज है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अमेरिका से जब भारत के लोग वहां अवैध तरीके से गए हुए थे, उनको वापस भेजा जा रहा था। कौन लोग थे जो बड़े सवाल उठा रहे थे, विदेश नीति पर सवाल कर रहे थे? ये वही लोग हैं, क्योंकि इन्हें पता है कल को भारत सरकार ये करने वाली है, और क्योंकि ये कहेंगे क्योंकि हम तो तब भी विरोध कर रहे थे, हम तो अब भी विरोध करेंगे।
विरोध करना इनका काम है, लेकिन सरकार का जो काम है, सरकार काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, अवैध घुसपैठियों का मुद्दा केवल सीमा का सवाल नहीं है, केवल देश का सवाल नहीं है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था, हमारे सामाजिक ढांचे और हमारी सुरक्षा का सवाल है। और जब बात सुरक्षा की हो तो जाहिर तौर पर देश के हर नागरिक का ये फर्ज है कि वो एकजुट होकर खड़ा रहे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।